हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 7 है। डे 7 में आज हम नवंबर माह के सेकेंड पार्ट अर्थात 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 7 है, जिसमें हम नवंबर 11 से लेकर नवंबर 20 तक की करंट अफेयर्स की घटनाओं को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमारा नवंबर माह से संबंधित पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हम 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही इससे संबंधित जितनी भी पीडीएफ हैं, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक की मदद से आप उन्हें हमारे टेलीग्राम चैनल से अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर नित्य 80 से भी ज़्यादा एमसीक्यू, कई सारे इम्पॉर्टेंट मैपिंग और कई सारी इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ के आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में। इसके अलावा आप में से जो लोग पहली बार हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं या हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम्स की सीरीज़ शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी 10 सीरीज कवर होती हैं। पहली सीरीज में हम आपको लगभग जीएस के 2000 से भी अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। ऑलरेडी इसमें हमने आपको लगभग 320 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिए हैं, अर्थात जिसमें लगभग साइंस टेक, ज्योग्राफी और आपकी आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको नित्य 1 माह के करंट अफेयर्स को अपने 3 पार्ट्स के माध्यम से कंप्लीट कराते हैं, जिसमें 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक और 21 से लेकर 30 और 31 तक का करंट अफेयर्स होता है, जिसमें हम न जाने कितने प्रकार के न्यूज़पेपर, कितनी करंट अफेयर्स की घटनाएं और न जाने कौन कौन सी मैगजीन्स को कंपाइल करके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के रूप में आपको बताते हैं। हालांकि ये सब होता इंग्लिश मीडियम में है, बट हम उसे आपको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम आपको बैक ईयर के क्वेश्चंस को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कराते हैं। साथ ही सीसेट में हम आपको न केवल कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाते हैं, बल्कि रीजनिंग से लेकर मैथ के पोर्शन को आपको कैसे कवर करना है, कैसे आपको 27+ मार्क्स लेके आने हैं, इस चीज़ की भी ट्रिक्स और टैक्टिक्स हम बताते हैं। रही बात टारगेट 60+ की, तो ये एक तरीके की टेस्ट सीरीज है, जो कि हमारी 1 मई से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि टेलीग्राम के चैनल पर 80 से भी ज़्यादा नित्य एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी सीरीज पसंद आती होंगी और आप में से कई सारे लोगों ने इन सीरीज को निःशुल्क रूप से अवेल कर रखा होगा। अब हम चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स में, जो कि पहला हमारा जिसके अंतर्गत आर्टिकल आता है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ ए इंडिया मोबाइल कांग्रेस, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपसे जब पूछेगा ही नहीं तो हम पढ़कर इसमें अपना समय क्यों इन्वेस्ट करें। क्लियर? तो ये एक तरीके की बेकार चीज़ है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है इसी में, अगला टॉपिक है हमारा नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन पॉलिसी। यूपीएससी ऐसे डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती है कि नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन पॉलिसी क्या है, या उसके संदर्भ में आप हमें बताइए। अगर पॉलिसी से संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो उन पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है जिनको लेकर कोई मेजर चेंजेस आने वाले होते हैं। मेजर चेंजेस का मतलब, जैसे आपसे इंडिया की एनर्जी पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछ सकती है, आपके इंडिया की बायोफ्यूल एनर्जी पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी क्या है। बट एग्रीकल्चर पे इंडिपेंडेंट रूप से आपसे क्वेश्चन पूछे, ये बहुत रेयर होता है। बट फिर भी हम इसे एक बार देख लेते हैं ऊपरी नज़र से। इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसे लिख ज़रूर सकते हैं, लेकिन होता है ना कि हमने आपको कैटेगरी बता रखी है कि एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक होता है सब इम्पॉर्टेंट और एक होता है लीस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर? तो इसको आप लीस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें, आपको क्या क्या देखना है। एक तो ICAR के द्वारा 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो आपसे ऐसा तो पूछेगा नहीं। 50% वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा पे करेगी और 50% गवर्नमेंट।
पर्पस क्या होगा कि इंडिया में जो कई तरह के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो वहाँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं उनको और अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें रिसर्च और इनोवेशन के इंक्यूबेटर्स को प्रमोट किया जाए, वहाँ पे ऐसी लेबोरेटरी को प्रमोट किया जाए कि जो आने वाले समय में डीएनए सीक्वेंसिंग के माध्यम से फसल के जीन का अच्छे से पता लगा सकें और उनकी उत्पादकता और उनकी उर्वरता को प्रभावित कर सकें। सिंपल सी बात है। तो ये आपको ज़्यादा इसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो आपको इसको नहीं देखना है, ठीक है। अब बात आती है पोलावरम प्रोजेक्ट। आप में से जिन लोगों ने प्रीवियस पार्ट देखा होगा अक्टूबर माह का, तो उसमें हमने आपको एक प्रोजेक्ट पढ़ाया था, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। वास्तव में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एक ही चीज़ है, बस इनका नाम अलग अलग है। और यूपीएससी ने दोनों पे क्वेश्चन पूछ लिया है। आपसे सिंपल इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोलावरम प्रोजेक्ट या कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस रिवर पे बनाया जा रहा, तो गोदावरी रिवर पे बनाया जा रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है गोदावरी रिवर पे। तो हालांकि गोदावरी रिवर को डेप्थ में तो हम अपवाह तंत्र वाले टॉपिक अर्थात अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में कवर करेंगे, बट यहाँ पे हम आपको बेसिक जानकारी के लिए गोदावरी की जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको अभी से थोड़ी बहुत चीज़ें गोदावरी के बारे में पता हो। तो पहली बात यह है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। आपसे क्वेश्चन ये तो रेयर होता है कि आपसे पूछे कि नासिक में कहाँ से निकलती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंपल सी बात है, आप में से अगर कुछ लोगों को अगर ये लगता हो कि गोदावरी जो रिवर है वो अरब सागर में गिरती है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की मेजर ट्रिब्यूटरी है, मेजर रिवर है और दक्षिण भारत की इसे गंगा भी कहा जाता है, ठीक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे बनता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसकी ट्रिब्यूटरीज पे। ऑलरेडी हर बार क्वेश्चन पूछेगा, या तो डायरेक्ट आपको गोदावरी की पूछ लेगा या तो कृष्णा और कावेरी में गोदावरी की ट्रिब्यूटरी को मेंशन कर देगा। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं? प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और शबरी। इनमें जो आपको याद रखनी रिवर वो याद रखनी है वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा, पूर्णा, मंजरा और प्रवरा। ये दो इम्पोर्टेंट नहीं है, मनेर और शबरी। क्लियर? मैंने क्रम में इसलिए बताया क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसी ही ये क्रम में है। क्लियर? पेनगंगा, वेनगंगा तो सबको पता रहता है और यूपीएससी इसी पे क्वेश्चन अधिकांश बार पूछिए, आप बैक ईयर अगर पेपर उठाकर देखेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें होंगी, बाकी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है लेडी ऑफ बेटीकू। बेटीकू आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि हमारे यहाँ का नहीं है, जापान का है, तो इसलिए हमें इसको यहीं याद रखना है। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि इंडिया की नवपाषाणकालीन साइट्स कौन सी हैं। हालांकि ये जो पोर्शन है ये आपका हिस्ट्री ऑप्शनल के मैपिंग करने वाले बच्चों से संबद्ध है, बट यूपीएससी ने आजकल एक नई ट्रिक अपनाई है। क्या आपने देखा होगा 2020 के पेपर में भी आया है और 2019 के पेपर में भी आया है, उसने 4 प्लेसेस दे दिए और पूछा है कि इनमें से कौन सा प्लेसेस मौर्य काल से संबंध रखता है या इनमें से कौन सा प्लेसेस हड़प्पा से संबंधित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपसे आगे चलकर पूछ ले कि निम्न में से कौन से प्लेसेस नवपाषाण काल के हैं, कौन से प्लेसेस हड़प्पा काल के हैं, कौन से प्लेसेस वैदिक काल के हैं। तो आपको बस देखना है एक बार, तो देख लीजिए, सिंपल सा। इतना तो आप जीएस में पढ़ते ही हैं। एक तो मेहरगढ़ है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं याद रखना है कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है कि पाकिस्तान में, ये नहीं याद रखना है। बस इतना पता होना चाहिए कि मेहरगढ़ है। आप सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि क्या क्वेश्चन बलूचिस्तान पाकिस्तान पे नहीं पूछेगा? पूछेगा, बट यूपीएससी की एक खूबी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहले वो बेसिक पूछेगी। तो अगर पहली बार जब क्वेश्चन आएगा ना तो सिंपल सा आएगा कि इनमें से कौन कौन सी नवपाषाणकालीन साइट हैं। दूसरी बार जब कभी वो क्वेश्चन पूछेगा तो इसी का डेप्थ पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नवपाषाणकालीन साइट्स भारत में स्थित हैं। समझ गए? तो अभी तो आया ही नहीं है, तो जब आएगा तो पहली बार के हिसाब से आएगा, मेहरगढ़ के हिसाब से। तो मेहरगढ़ हमें बस पता होना चाहिए, ठीक है।
ज़्यादा देखो याद करके अपने दिमाग को गजपच नहीं करना है, यूपीएससी के हिसाब से ही हमें पढ़ना है। दूसरा बुलजोम है, तीसरा गुफकराल है, चौथा चिरांद है और पांचवा उतनूर है। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है सैफरॉन की। ऑलरेडी हमने आपको प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ाया था कि केसर क्या होता है, जिसमें हमने आपको करेवा वगैरह की जानकारी दी थी और केसर के बारे में हमने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी कि इंडियंस जो केसर यूज करते हैं वो कौन सा होता है और सऊदी अरब से जो हम केसर इंपोर्ट करते हैं वो कौन सा होता है। बाकी यहाँ पे हम वो चीज़ें नहीं बताएंगे क्योंकि बातें फिर रिपीट होती हैं तो आपको खुद इरिटेशन होता होगा जिन बच्चों ने सुन लिया है। क्लियर? तो ऑलरेडी आप सारी क्लासेस तो देखेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि आप नवंबर की क्लास ही देखकर अपने आप को महत्वाकांक्षी बना लें। ठीक है, तो आपको सारी क्लास देखनी है तो वहाँ आप ज़रूर सुन लेंगे। क्लियर? अब हम इसको देख लेते हैं। बस क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, एक तो क्वेश्चन यही पूछता है सिंपल सा कि करेवा जो रीजन है वो कहाँ पे है इंडिया में, तो जम्मू कश्मीर में है। दूसरी बात आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा लच्छा, मोगरा, गुच्छी ये क्या हैं, ये रेशम की प्रजातियां हैं या फिर ये केसर की प्रजातियां हैं या फिर गन्ने की नवीनतम प्रजातियां हैं। तो आप बता देंगे कि केसर की प्रजातियां हैं या केसर इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर बात आती है CCI। CCI क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी है। खासतौर पर तब से ये इम्पॉर्टेंट है जब से जियो और एयरटेल के मध्य टसल शुरू हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि जियो ने इंडिया में फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई थी। फ्री सर्विस एक तरीके से कंपटीशन के अगेंस्ट होता है। क्लियर? तो उसी चीज़ को लेकर एयरटेल के जो भारती मित्तल हैं वो गए थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। हालांकि ये अभी और कारणों से चर्चा में है बट मेन रीज़न वही था। ठीक, तो देख लेते हैं वास्तव में है क्या बॉडी। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत गठित हुई। इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन क्या दे देगा कि इसे गठित किया गया था 1956 के एक्ट के तहत, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2002 के तहत इसे गठित किया गया। प्रतिस्पर्धा के गलत तरीके पर कार्रवाई करता है। एक चेयरपर्सन व 6 मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है जानते हैं? क्वेश्चन ये पूछता है कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, पीएम तो देगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी गलत हो जाएगा, पीएम थोड़ा ना कंपटीशन का मेंबर होगा, तो यहाँ इंडस्ट्री मिनिस्टर को दे देता है तो ऑप्शन गलत हो जाता है, तो वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आता है SCO। SCO पे ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। आप बस एक चीज़ हमें बता दीजिए कि हमने आपको एक बात पढ़ाई थी क्या, अस्ताना समिट के बारे में। अस्ताना कहाँ की राजधानी है? कजाकिस्तान की। क्लियर? तो अस्ताना समिट क्यों फेमस है और किससे रिलेटेड है? तो अस्ताना समिट वास्तव में SCO से ही रिलेटेड है और इसमें इंडिया और पाकिस्तान को इसकी मेंबरशिप प्रोवाइड कराई गई। क्लियर? तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है कि अस्ताना समिट में और क्या क्या हुआ था। ठीक, वो नहीं याद रखना। अस्ताना समिट अगर पूछेगा तो सिंपल से 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे कि इसका संबंध किससे है और दूसरा इंडिया और पाकिस्तान को इसमें SCO का मेंबर बनाया गया। ठीक है, क्या है SCO ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और दूसरी बात कि इससे संबंधित हमने अपनी इम्पॉर्टेंट बॉडी की सीरीज जो कि टेलीग्राम में चलती है उस पर मैपिंग के जरिए भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उसे वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में इसका गठन हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बात कि इसका गठन 1956 में हुआ या 1945 में हुआ, 1949 में हुआ, तो नहीं, इसका गठन 2001 में हुआ। 6 कंट्री ने इसका गठन किया था जिसमें कजाकिस्तान था, चीन था, किर्गिस्तान था, रूस था, तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था। अब आप हमें यहाँ पे एक बात बता दीजिए क्या कि इसमें कौन सी कंट्री नहीं थी मिडिल ईस्ट की? तुर्कमेनिस्तान नहीं थी। क्लियर? यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछ सकती है ऐसे कि इनमें से कौन सा मेंबर है या कौन सा नहीं है और आपको तजाकिस्तान की जगह तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन दे देगा। तो एक बार हम इन सभी कंट्री की लोकेशन देख लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि आपको पता नहीं है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत से हम गए कहाँ पे? भारत के ईस्टर्न साइड की ओर, सॉरी नॉर्थन साइड की ओर,
और नॉर्थन साइड में आपको ये देखिए मिलते हैं 5 के 5 कंट्री। क्लियर। ये 5 क्यों हैं? वास्तव में ये सब रसिया से अलग हुए थे। 1992 में रसिया का जब विभाजन हुआ था 12 स्टेट्स में, तो उनमें से ये 5 थे। आपको पता है कि रसिया उस समय रूस, आज का रूस, उस समय का यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत रसिया। क्लियर। तो उसमें ये सब मेंबर होते थे। उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो और ये कजाकिस्तान हो। क्लियर। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हमने क्या बताई थी? अशगाबत। क्यों? क्योंकि तुर्क में घोड़े पाए जाते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या थी? ताशकंद। तजाकिस्तान की राजधानी क्या थी? बताइए। दुशांबे। किर्गिस्तान की राजधानी क्या थी? याद करिए आप, किर्गिस्तान की राजधानी क्या थी? कजाकिस्तान की अस्ताना थी और किर्गिस्तान की बिश्केक थी। किर्गिस्तान। क्लियर। किर्गिज का मतलब सांप, एक तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है। तमराज किल्बिस जिसमें मैं आपको बताता था। खैर कोई बात नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें एक और बात ये कि उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और किर्गिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक। कजाकिस्तान की सीमा और तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से टच होती है ना। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है और अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में भी इस मैप को काफ़ी अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है, जिसमें हमने ना केवल आपको ये बताया कि ब्लैक सी कहाँ पे है, बल्कि हमने आपको ये भी बताया था कि कैस्पियन सी कहाँ पे है और फिर हमने आपको अरल सी की लोकेशन भी बताई थी और नॉर्दर्न सी, मेडिटेरियन सी, ये सब कुछ बता दिया है। ठीक है। रेड सी वगैरह, तो आप उस सीरीज को भी देखें। देखिए, आप में से कई सारे बच्चों की मेरे पास कंप्लेन आती है, कंप्लेन मतलब आती नहीं है बट मैं खुद देखता हूँ जब मैं कभी टीम के द्वारा बैठकर इस पर सर्च करता हूँ कि आखिरकार आप में से कुछ लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोग प्रीलिम्स की नहीं देखते हैं, कुछ को ये लगता है कि उनका प्रीलिम्स तैयार है तो इस मास्टर की क्लास को देखकर हम क्या करें, कुछ को ये लगता है कि हम सीसेट हमें आता है तो सीसेट की क्लास देख के क्या करें। देखिए, हमें ये नहीं पता कि आपने किससे क्या पढ़ा है, हमें ये भी नहीं पता कि आपने किससे किस तरीके से पढ़ा है, बट हमें इतना ज़रूर पता है कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, हम आपको जो बता रहे हैं, ये आपको कोई नहीं पढ़ाता है और इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता। आपको 1000 से भी ज़्यादा यूट्यूब के चैनल मिल जाएंगे, 10,000 से भी ज़्यादा ऐसे छोटे से बड़े से लगा के इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जिनका सबका एक ही ढर्रा है पढ़ाने का। वो SCO आपको पढ़ाएंगे तो बड़ा डिटेल में, इसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी हाल ही में दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। मतलब वो क्या करते हैं, वो आपको मनोरंजित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए वो बहुत बड़े मेहनती हैं, आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं। वो UPSC के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते, उसमें उनका PCS भी इंक्लूड होता है। आप एक चीज़ देखिएगा हमेशा कि उनके उसमें क्या लिखा होगा कि UPSC, IAS, PCS इन सब के लिए उपयोगी, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। हमारे संस्थान की खास बात क्या है कि हम सिर्फ एक ही डायलॉग चलाते हैं, श्री IAS एकेडमी, ओनली IAS पे फोकस, नॉट PCS। ऐसा नहीं कि PCS बुरा है, PCS के लिए हमने सोचा है प्लान, बहुत जल्द हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो PCS एक अलग चीज़ है, UPSC एक अलग चीज़ है। तो हम आपको इसलिए कह रहे हैं ये सारी चीज़ें कि अगर आप हमारे करंट को देखते हैं तो केवल करंट को ही ना देखें, आप हमारे GS को भी देखें, आप हमारे CSET को भी देखें, आप हमारे कॉम्प्रीहेंशन को देखें, आप टेलीग्राम पर जाकर MCQ नित्य सॉल्व करें। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आप यकीन मानिए कि 27 जून को आपको खुद से एहसास होगा कि आपने अपना टाइम कहीं पे वेस्ट नहीं किया, आपने अपना टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट किया, आपको ये फील होगा। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप देखेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी, जोर ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते। सबको आर्टिकल 19 का राइट है और आर्टिकल 21 भी आपको अलाउ करता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जहाँ पर आपका बुद्धि, आपका दिमाग, आपका विवेक काम करे वहाँ पे जाइए। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि हो सकता है आज की नज़र में हम आपके लिए थोड़े से बुरे हों, बट आप यकीन मानिए कि आप अगर हमारी क्लास कर रहे हैं तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम आपको फ्री पढ़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कूड़ा पढ़ा रहे हैं। हम जो पढ़ा देंगे ये ना तो कोई पढ़ाता है और ना ही कभी कोई पढ़ाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसा पढ़ाने से प्रमोशन नहीं होता है, ऐसा पढ़ाने से व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं,
बट हम व्यूज़ के लिए तो नहीं जीते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। चलिए 2017 में भारत और पाक को शामिल किया गया। अब आप बताइए 2017 में जब भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया तो किस समिट के अंतर्गत किया गया? तो आपको पता है अच्छे से कौन सा समिट है? अस्ताना। क्लियर। दूसरी बात एक और बताइए कि अब वास्तव में एससीओ में कितने मेंबर हैं? 8। 6 तो ये थे, 2 ये और जुड़ गए, तो टोटल इस समय करंट में कितने मेंबर हैं? 8। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, हालांकि पूछेगा नहीं, कि इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। इम्पॉर्टेंट है बस इनकी लोकेशन, बाकी और कुछ भी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं अफ़गानिस्तान ये रहा हमारा, ठीक है। ईरान हमारा अफ़गानिस्तान से टच होता हुआ रहा, ठीक। फिर आपका बचा क्या? बेलारूस। तो ये आपका बुल्गारिया है, क्लियर। ये मोल्डोवा है, ये जॉर्जिया है और आपका बेलारूस यहाँ पे मिलेगा। एस्टोनिया, पोलैंड, ये लैंडलॉक कंट्री है बेलारूस, ठीक है। रसिया के साथ इसकी बॉर्डर टच होता है, ठीक। और फिर आपका बचेगा क्या? मंगोलिया। तो मंगोलिया आपको यहाँ मिलेगा, ये कहाँ पे है बताइए? चाइना और रसिया के मध्य में एक लैंडलॉक कंट्री है। और एक और बात बताइए कि अभी हमने कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ा था अपने करंट में येलो डस्ट को लेकर, तो वो कहाँ पे चल रही है इस समय? इसी मंगोलिया और चाइना के रीजन में, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को पूरी तरह से डिस्टर्ब करती है। क्लियर। तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की अब कुछ ज़रूरत इसमें है नहीं, समझ गए। चलिए अब हम अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इस एससीओ में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको वो याद रखनी है क्या, कि इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे नोट करके लिखा है, जो हम इम्पॉर्टेंट बॉडी का नोट शेयर करते हैं ना अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें मैंने नोट लिखा है, अगर आपको याद होगा, कि नोट इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में ना होकर बीजिंग में है। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ये है, इनके सुप्रीम, ये आपसे नहीं पूछेगा। वर्ष में एक बार मिलती, ये भी नहीं पूछेगा। एससीओ का एक बजट है, ये कुछ नहीं पूछेगा। हाँ एक बात और पूछ सकता है, वो ये कि इनका एक मैकेनिज़्म है जिसका नाम है रैट्स, जिसका मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ताशकंद। ताशकंद समझौता भी आप हमेशा सुनते होंगे, क्लियर। किसके मध्य हुआ था बताइए? लाल बहादुर शास्त्री और उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, 1965 के वॉर के बाद। पर्पस क्या है? प्रमोट कोऑपरेशन ऑफ मेंबर्स स्टेट अगेंस्ट द 3 इविल्स ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। नाम मात्र के लिए, कभी इस पर कोई काम नहीं करता है। पाकिस्तान ऑलरेडी टेररिज्म को प्रमोट करता है, एक्सट्रीमिज्म को चाइना और सेपरेटिज्म दोनों को चाइना प्रमोट करता है। तो वही बात है, कहने के लिए लबादे वाले शब्द ओढ़ लिए जाते हैं। फिर आता है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स क्या है, आपसे नहीं पूछेगा, तो याद नहीं रखना। हाँ इसका आप उपयोग कहाँ कर सकते हैं, हालांकि आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। हम आपको जब ऐसे कराएंगे ना 30 जून से, तो उस 30 जून में एक ऐसे आपका शामिल होगा शरणार्थियों के संबंध में, तो उसमें हम हर एक चीज़ को कवर कराएंगे। मतलब हम आइलैंड नाम के उस बच्चे से उस कहानी की शुरुआत करेंगे, भूमध्य सागर में जिस बच्चे का शव मिला था जब वो सीरिया को क्रॉस करते हुए पहुंचा था। तो आइलैंड कुर्दी नाम के उस बच्चे से लेकर हम वर्तमान संदर्भ में रोहिंग्या तक के पूरे ह्यूज टॉपिक को अपनी उस शरणार्थी समस्या और उसके समाधान में कंप्लीट करेंगे, क्लियर। और हम ये भी देखेंगे भाषण 4 आइलैंड को, मतलब सब कुछ कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे पे छोड़ दो। जैसे आंख बंद करके आप प्रीलिम पे भरोसा किए हो ना, आप अभी से प्रीलिम पे फोकस करो। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उंगली पकड़ के मैं आपको आंसर राइटिंग कराऊंगा और उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। और कई सारे बच्चों को दिमाग में ये लगता है कि मास्टर कहीं आप बीच में छोड़ ना दो, क्योंकि आपका तो कुछ है नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, कैसे आपको पकड़ेंगे। तो इतना यकीन रखो मुझ पे कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। किसी के फ्यूचर के साथ मैं नहीं खेलता हूँ। सब कुछ हो सकता है लेकिन फ्यूचर के साथ नहीं खेलूँगा आपके, ठीक है। चलिए अगला है 30 मीटर टेलीस्कोप। आपसे नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है। आर्मेनिया अजरबैजान पीस डील, आपको अच्छे से पता है, हमने कई बार पढ़ा है कि नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर चर्चा रहती है। तो ये कहाँ का है, बस आपसे ये पूछेगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं याद रखना तो नहीं याद रखना है, सोचना क्या है।
पर्पल फ्रॉग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर्पल फ्रॉग है या पिंक फ्रॉग है, कुछ नहीं पूछेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, खासतौर पर मॉडर्न इंडिया के हिसाब से। क्यों? 1940 के बाद से लेकर, एक बात बताऊं, 1940 के बाद से लेकर 1947 के मध्य तक अगर किसी एक पर्सनालिटी पे क्वेश्चन अगर बनने की संभावना है तो वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस, तीसरे हैं राजगोपालाचारी। क्लियर? क्यों? वो तो मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि इन्हीं तीनों का मेजर रोल रहता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुस्लिम लीग से सीधी टक्कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार के माध्यम से ब्रिटिशर्स को चुनौती देते हैं, और राजगोपालाचारी अपने फार्मूले के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए सारी की पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, हम इनको आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। खैर यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं। मक्का सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ। आप सोच रहे होंगे मैंने ये लाइन क्यों लिखी कि मक्का सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ, क्योंकि 99% बच्चों को लगता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो बर्थडे है वो इंडिया में हुआ था या पाकिस्तान में हुआ था, तो नहीं, इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। और सोचो, सऊदी अरब का ये बंदा इंडिया में आता है, ना कि अफ़गानिस्तान में, ना कि पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया में आता है और अपनी लिगेसी के माध्यम से इंडिया के आइडिया को बिल्डअप करता है। अर्थात इंडिया के आइडिया को बनाने में जब भी आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसी लाइनों का अगर आप उपयोग करेंगे जो इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को शो करती हैं, तो एग्जामिनर अद्भुत रूप से प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है? जैसे मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि भारत धर्मों की भूमि है, वेदों की माता है, पुराणों की दादी है, परंपराओं की परदादी है। क्लियर? भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदुओं के मंदिर की घंटियों के साथ साथ कुरान भी सुबह की एक अच्छी अजान का एहसास दिलाती है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे लिखना चाहिए। ठीक? तो इससे आपका ऐसे अच्छा हो जाता है। खैर वो ऐसे राइटिंग की बात है, वहाँ हम पढ़ेंगे। अब्दुल कलाम का मतलब ये होता है लॉर्ड ऑफ डायलॉजियस। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स। ठीक है? अबुल कलाम आपने पढ़ते हो APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, तो वहाँ से भी रिलेट हो गया। सपोज करो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ लिया गया इंटरव्यू में कि APJ अब्दुल कलाम का K4 मिसाइल सिस्टम लॉन्च है, ये चल रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि अबुल कलाम का हिंदी में क्या अर्थ होता है या इंग्लिश में क्या अर्थ होता है? तो आप बता दीजिए। लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स होता है। भारत पाकिस्तान विभाजन का विरोध किया था, असहयोग आंदोलन का सपोर्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, घूबर ए खातिर, दर्स ए वफा, इंडिया विंस फ्रीडम आदि पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम, काफ़ी अच्छी बुक है। हम आपको हालांकि मॉडर्न इंडिया में इसको कवर करा ही देंगे। आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और भारत रत्न से इन्हें विभूषित किया गया था। ठीक? बाकी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। फिर आता है पोपा लंगूर। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा पोपा लंगूर कहाँ है, माउंट पोपा ज्वालामुखी भी आपसे नहीं पूछेगा। फिर आता है ऑपरेशन थंडर। आपसे वैसे पूछेगा नहीं, बस देख लीजिए। 18 टन से भी ज़्यादा लाल चंदन लकड़ी को पकड़ा गया है। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या रहते हैं, लाल चंदन और जो चंदन होती है इन दोनों को लेकर। देखो, जो ये रेड सैंडलवुड है ना, इसमें खुशबू नहीं होती है। रेड सैंडलवुड रेड ही होती है, ठीक है, बट इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है किसमें, जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उत्तेजक वर्धक या एनर्जी प्रोवाइड कराने वाली, और ये सारे के सारे ड्रामे चाइना में होते हैं। तो इंडिया से इन लकड़ियों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है चोरी छिपे। क्लियर? उसी से संबंधित है ये ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ठीक है? बाकी आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बॉडी है। WCO क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1952 में गठन हुआ, ब्रसल्स और बेल्जियम में है। मतलब ब्रसल्स बेल्जियम की राजधानी है या सिटी है वहाँ की एक फेमस। तो देख लेते हैं वह बेल्जियम की लोकेशन है कहाँ पे। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम चले यूरोप की ओर, और यूरोप में हम जब चलेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, बेल्जियम। क्लियर? बेल्जियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन कभी भी इस पर पूछा जा सकता है। तो ये आपका देखिए मिल रहा है क्या, स्लोवाकिया है, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है आपका, या ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है। ठीक, यहाँ पे आपका ये देखिए, ये आपका कंट्री मिला क्या, बेल्जियम। क्लियर? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्या बेल्जियम की सीमा नॉर्थ सी से लगती है?
उत्तरी सागर से, इसलिए हमने आपको दिखाया। तो हाँ, उत्तरी सागर से लगती है। क्या बाल्टिक से लगती है? तो नहीं लगती है, ठीक। बेल्जियम को बाल्टिक से कभी भी रिलेट मत करना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया था। चलिए, इंटरपोल ऑलरेडी आपने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। मैं क्या कह रहा हूँ ना, पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि अब आपको काफ़ी सारे आर्टिकल रिपीट मिलेंगे, तो वो हमें नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है। इंटरपोल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। लियोन हमने आपको सिटी भी दिखाई थी, एग्जाम्पल भी हमने एक पर्सन का दिया था, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं नॉर्थन लियोन, क्लियर। 194 कंट्री हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। OTT क्या है? पूरा नाम ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। आप रोज़ सुनते होगे OTT प्लेटफॉर्म पे रोक लग गई, OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसी वेब सीरीज चालू हुई है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग वेब सीरीज़ देखते भी होंगे। कई सारी वेब सीरीज काफ़ी अच्छी होती, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म में मेरा जहाँ तक मानना है फुहड़ता ही परोसी जाती है, क्लियर। इन्हें रेगुलेट करने की बात आई, इसीलिए तो फुहड़ता परोसी जाती, इसीलिए रेगुलेट की बात आई। लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन्स, प्राइम वीडियो अभी तक मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते थे, अब मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अभी तक कोई लॉ नहीं था इन्हें रेगुलेट करने का, बट अब लॉ बन गया है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? आपने देखा होगा कि एक इशू चर्चा में आया था, किसको लेकर? इंडियंस आर्मी को लेकर, इंडियन आर्मी के पर्सन को लेकर, उनकी वाइफ को लेकर एक इशू आया था। शायद में भी, अगर मुझे सही से याद है, एकता कपूर ने एक सीरियल बनाया था, तो उसमें इंडियंस जो आर्मी की जो वाइफ होती हैं उनको काफ़ी गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया था, तो उसी पे आया था। और वैसे भी देखो, आजकल ना बुरी चीज़ें देखने की लोगों की आदत ज़्यादा है। आप कभी भी देखिएगा, एजुकेशन के जो वीडियो होंगे वो कभी भी 50 लाख 60 लाख व्यूज़ नहीं जाएंगे, बट ऊट पटांग के जो वीडियो होंगे वो 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे पहुंच जाते हैं, और 1 या 2 दिन में ही। तो ये हमारे देश की सबसे अच्छी बात कह सकते हैं। प्रिंट मीडिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, एक स्टेचुरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। सिंपल सी, देखो ये आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूछेगा नहीं, पता होना चाहिए का क्या मतलब? पता होने का मतलब ये है कि सिंपल सा आपसे कभी भी नॉर्मल कोई पर्सन पूछ सकता है कि साहब प्रिंट मीडिया किसके अंतर्गत आती है? क्या इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आती है? तो नहीं, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। टेलीविज़न की जो बातें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसके अंतर्गत आती है, NBA के अंतर्गत, क्लियर। आप हमेशा जो सुनते होंगे कि NBA के द्वारा इस न्यूज़ चैनल पर रोक लगाई गई है कि उसने फला ने ये चीज़ शो कर दी थी, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर सेटअप इन 2008 मॉनिटर्स कंटेंट ऑन TV, टेलीविज़न से रिलेटेड है, 2008 में एक्ट आया था। फिर आता है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल इंडिपेंडेंट, आपसे ये नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है। फिर आता है फिल्म्स। फिल्म्स में आप देखते होगे कई बार कई सारे सर्टिफिकेट मिले होते हैं। आप लोग कभी भी जब फिल्म शुरू होती है तो उसमें एक सर्टिफिकेट होता है UA का, ठीक है, एक होता है U का, एक होता है C का, ठीक है, एक होता है B का, ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं। पहले मैं भी नहीं समझ पाता था ये UA का क्या मतलब है, U का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है, B का क्या मतलब है। इन सब का मतलब ये होता है कि कौन सी मूवी को कैसे बच्चे देख सकते हैं। मतलब 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी मूवी है, 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए कौन सी मूवी है, बच्चों के लिए कौन सी मूवी है। जैसे जब हम अपना YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो हमसे YouTube एक चीज़ पूछता है कि आप जो ये वीडियो बनाए हैं क्या ये बच्चों के लिए है, तो हम बताते हैं नहीं भाई साहब, बच्चों के लिए नहीं है। अब आप लोग ये मत कहना कि सर हम लोग बूढ़े नहीं हैं, ये बात ठीक है। उसका बच्चों का मतलब ये है कि 5 साल या 10 साल के अंडर बच्चों की बात कर रहे हो क्या? तो आप लोग तो 5 साल 10 साल के हो नहीं, ठीक है। चलिए, तो यही सारी चीज़ें हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। फिल्म्स किसके अंतर्गत आती हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि CBFC के अंतर्गत हमेशा चर्चा में रहती है। कोई फिल्म रिलीज़ होगी, कंट्रोवर्सी पहले आएगी। एडवर्टाइजमेंट किसके अंतर्गत आती है? एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। सिंपल सी बात है, इन सबको आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट UPSC क्वेश्चन नहीं पूछने वाली। तो आप बिल्कुल मौज की तरह इसको पढ़ना कि अच्छा फिल्म्स आती है CBFC के अंतर्गत। या सिंपल सा एक फार्मूला ये समझ लो कि फिल्म्स की कैटेगरी अलग है, प्रिंट मीडिया की अलग है, टेलीविज़न की अलग है, नेटफ्लिक्स की अलग है। समझ गए? ऐसे बस याद कर लो कि ये सब के सब एक ही में नहीं आते हैं। बस सिंपल सा फार्मूला आपको दे दिया, कुछ भी नहीं अब याद करना है। फिर बात आती है SpaceX एंड NASA क्रू फर्स्ट मिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हालांकि सक्सेसफुल भी हो गया है।
स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है और नासा अमेरिका की गवर्नमेंट की कंपनी है। क्लियर। स्पेस एजेंसी है, मतलब 4 लोगों को ले जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जाएंगे, भेज भी दिए गए हैं। ये मिशन नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है। होता क्या है कि पहले जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लोगों को ले जाने का जो काम होता था ना, वो रसिया के व्हीकल के द्वारा किया जाता था, लॉन्च व्हीकल के द्वारा रसिया का ही उपयोग में लाया जा रहा था जब से स्पेस स्टेशन बना है। ठीक। बट अब नासा ने स्पेस एक्स के साथ में मिलकर खुद का बनाया, तो इसलिए अब रसिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि अभी भी नासा पहले से जो गुड्स वगैरह होते थे ना, वो अपने ही व्हीकल से भेजता था। बाकी अब आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा सर कैसे भेजता था स्पेस में, स्पेस का मूवमेंट कैसे होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसा होता है। तो आप में से अच्छे से पता है कि हमने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में साइंस टेक को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक। फिर आता है स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर वीजीएफ। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है, इसका क्या मतलब है, आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, नहीं याद रखना है तो नहीं याद रखना है। सरना धर्म, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, सरना धर्म का संबंध है, ये प्रकृति पूजक होते हैं, मतलब नेचर पे बिलीव करते हैं, जल जंगल जमीन को प्योर मानते हैं। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक। फिर आता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमें नहीं याद रखना है। ठीक है, इसमें हाँ कुछ भी नहीं याद रखना है, ये आपका कुछ भी नहीं पूछेगा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मैंने लिख ली थी इसलिए कि ये कहीं मेंस में काम आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे देखो ये जब नोट्स बनता है ना, तो इसमें हम मेंस को भी ध्यान रखते हैं। आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप ये जैसे कटवा देते हो तो फिर आपने लिखा ही क्यों था, तो ये जो हम कटवा रहे हैं ना, ये मेंस में काम आएंगे। जब हम आपको मेंस का आंसर राइटिंग कराएंगे ना, तो वहाँ पर इनकी पिक्स आपको क्लिक करके दिया करेंगे कि आप ये पॉइंट्स इसमें ऐड कर लिया करो। ठीक है, अब मेंस के लिए दोबारा तो हम पढ़ेंगे नहीं ना कि दोबारा से हम फिर वही आर्टिकल डे बाई डे के रिवाइज करें, समझ गए। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे कहते हैं कि अभी आप मत लिखिए। फिर आता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, नाम से समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंड करना इंडिया वालों को ही। ठीक है, रोजगार के संदर्भ में तो देख लीजिए क्या है, वित्त मंत्री द्वारा अनाउंस की गई है। पर्पस है इकोनॉमी को बूस्ट करना, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंटेक्ट करना, लाभार्थी वो जो नए रोजगार की तलाश में हो, साथ ही जिनकी आय 15,000 माह से कम होगी। कोविड-19 के दौरान बिल्कुल भी आपसे कुछ भी इसमें क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। आप बस ये क्वेश्चन जब आता है ना, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए किए गए इतने उपायों के बावजूद भी भारत में अभी भी गरीबी विद्यमान है, इसके पीछे आलोचनात्मक विश्लेषण या मूल्यांकन कीजिए। तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं कि सरकार ने आखिरकार कौन कौन सी इतनी सारी स्कीमें लॉन्च की हैं और उन स्कीमों को लॉन्च करने में कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आई हैं, उन इम्प्लीमेंटेशन को कैसे आपको सॉल्व करना है और कैसे सजेशन देना है, तो वो हम आंसर राइटिंग की सीरीज में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उतनी चीज़ें देखो, होता है क्या ना, यूपीएससी एक ऐसी तैयारी है, जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो मुझे खुद ये लगता है कि मुझे इन चीज़ों पे अपने आप को रोक कर रखना है। यहाँ पे मेंस की बातें नहीं करनी, यहाँ प्रीलिम्स की बातें नहीं करनी, यहाँ पे इंटरव्यू की बातें नहीं करनी। बट बात तो ये ना कि जब आप एक नशे में डूबे होते हो यूपीएससी के, तो लगता है यहाँ पे इन बच्चों को ये बात बता दो, यहाँ पे इनको आंसर राइटिंग की भी थोड़ी सी हिंट दे दो। जब आंसर राइटिंग कराते हैं तो वहाँ पे भी बता देते हैं आपको कि देखो ये जो तथ्य आपने डाला ना, ये प्रीलिम में इम्पॉर्टेंट है, तो इंटर रिलेट करके पढ़ो या इंटर लिंक करके पढ़ो, वो मज़ा अलग होता है तैयारी में। ठीक है, एक ही चीज़ खाओगे तो बोर हो जाओगे। ठीक है, अब आता है हैदराबाद वेटलैंड, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, सॉरी हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड आपसे नहीं पूछेगा कहाँ पे है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, IAEA मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए कि इस बॉडी को भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यूट्यूब से जुड़ना ठीक है लेकिन टेलीग्राम से जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेलीग्राम पे इतना कुछ आता है जितना शायद यूट्यूब पे भी आता है। ठीक है, तो टेलीग्राम से भी जुड़िए तो आपका 100% कंप्लीट होगा। तो इसमें क्या है, सिंपल सा इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नाम से समझ में आ रहा कि ये परमाणु से संबंधित है,
इसे एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, निम्न में से किस संस्थान को एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, या फिर यूएनईपी को, या फिर एससीओ को? तो आप बता देंगे कि भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। 1957 में से इस्टेब्लिश किया गया था। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली व यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करता है। इम्पोर्टेंट बात है कि ये यूएन का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। 171 मेंबर हैं, आपको ये नहीं याद रखना, बट ये जरूर याद रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है और वो भी संस्थापक। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। फिर बात आती है आईएनएस वजीर। वजीर का नाम आप हमेशा सुनते होगे जब चेस खेलते होगे, तो आपको ऐसे नहीं याद रखना है। इसमें दो चीज़ें बस याद रखनी हैं। एक तो प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? सबमरीन के निर्माण से। दूसरी बात क्या है कि प्रोजेक्ट 17 किससे संबंधित है? वो भी इन्हीं वेपन से, पनडुब्बियाँ निर्माण से। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है। दूसरा एक और आप चीज़ देख सकते हैं कि आईएनएस कलवरी, खांडेरी, करंज। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, कलवरी, खांडेरी, करंज, ठीक है। वेला, वजीर, वाक्सीर, ये क्या हैं? ये सबमरीन है, बस। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। कितने किलो का वेट ये ले जाएंगे, कितने समुद्र तल की गहराई में जाएंगे, कुछ भी नहीं याद रखना है। आपको नौसेना का एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। आईएनएस का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है, इंडियन नेवल सिंपोजियम, ठीक। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। स्ट्रिप बबल नेक्स्ट फ्रॉग आपसे नहीं पूछा जाएगा। न्यूमेनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020। इंपॉर्टेंट तो रिपोर्ट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है? निमोनिया और डायरिया, ये बीमारियाँ। क्यों? क्योंकि इस समय इनकी जो दवा है, वैक्सीन है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इनका जो ड्रग है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। कोविड-19 में यूज किया जाता है। तो देखते हैं क्या है। इसे जारी किया गया इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर के द्वारा। तो ये भारत ने 90% ग्लोबल अचीव कर लिया है 5 में से 3 वैक्सीनेशन में। रोटा वायरस का कवरेज बढ़ गया है, इम्यूनाइजेशन भी बढ़ गया है। ट्रीटमेंट डायरिया का भी 51% ही बच्चों को मिल पाता है। मतलब जो डायरिया की जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा बच्चों में होती है। और रोटा वायरस जो वैक्सीन है वो किसके लिए? डायरिया के इलाज के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में रोटा वायरस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोटा वायरस किससे संबंधित है? डायरिया से। न्यूमेनिया में क्या होता है? लंग्स का इन्फेक्शन होता है। वायरस, बैक्टीरिया व फंगस तीनों के कारण हो सकता है। सिंपल सी बात है। आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि न्यूमेनिया बैक्टीरिया से होता है, हाँ भाई। फंगस से होता है, हाँ भाई। वायरस से, हाँ भाई। मतलब तीनों चीज़ों से ये बीमारी हो सकती है, ठीक। इससे ज़्यादा आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात आती है सफ़र की। आखिरकार सफ़र क्या है? सफ़र एक यात्रा है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे ही कह देंगे सर सफ़र क्या है? सफ़र एक यात्रा है। तो सफ़र वो नहीं, इसका मतलब है सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। नाम से ही पता चल गया कि ये एयर की क्वालिटी को मेज़र करने वाला एक उपकरण है। क्लियर? तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द सफ़र क्या है? ठीक है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक नया ऐप है। गलत हो जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो बस वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित है। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो जानकारी आपसे पूछेगा वो क्या, कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स को शामिल किया जाता है। PM1 को, PM2.5 को, PM10 को। आप में से कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती होगी कि साहब ये PM1 का क्या मतलब, PM2 का क्या मतलब और PM10 का क्या मतलब। तो ये कुछ नहीं, ये एक तरीके का आप ऐसे समझो, डस्ट के पार्टिकल होते हैं। जैसे मान लो एक डस्ट का पार्टिकल इतना बड़ा है, ठीक। तो ये हो गया क्या? PM1, एक थोड़ा सा इतना बड़ा, ये हो गया PM2.1, एक थोड़ा इतना बड़ा हो गया, ये हो गया PM10। मतलब डस्ट के पार्टिकल को साइज के बेस के आधार पर PM में बांटा गया। PM का मतलब पर्टिकुलर मैटर। समझ गए? इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर बात आती क्या? ओजोन, CO। CO का मतलब क्या होता है? देखो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं CO में और CO2 में। CO2 यहाँ पे नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। ओजोन होती है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ। और मीथेन, NON नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, काला कार्बन, बेंजीन, मरकरी, VOC यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक।
मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, इम्पॉर्टेंट है आपका ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से कोड्स को शामिल किया जाता है या कौन कौन से प्रदूषक को शामिल किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये याद रखना है। लेकिन याद रखने से पहले एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है, वो ये कि इन 8 पर्टिकुलर प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पार्टिसिपेट करती। और यूपीएससी हर बार क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को अवॉइड कर दें, उसको एलिमिनेट कर दें, तो आपका आंसर आ जाता है। तो अब आपको ये 8 याद हो या ना याद हो, लेकिन एक ज़रूर याद होना चाहिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं शामिल है। ठीक है, क्या क्या शामिल है? PM10 शामिल है, PM2.5 है, नाइट्रस डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है और लेड है। क्लियर? NH3, PbCO, ठीक है, मतलब OZ होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, NOx, ठीक है, PM2.5। बस इससे, हालांकि आपको ऐसे देगा नहीं इंग्लिश में, केमिस्ट्री थोड़ा ना पढ़वा रहा आपसे। देखो नोट में मैंने दे भी दिया है कि CO2 को शामिल नहीं किया जाता। देखो ये चीज़ें आप लिखा करो, जो चीज़ है उसमें वो तो सबको पता है। जैसे मैं आपको एक दिन क्या पढ़ा रहा था, GCC पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने आपको बताया कि इराक और ईरान इसके मेंबर नहीं हैं, तो वो चीज़ ज़रूर लिख लो। भले आपको बहरीन याद रहे ना याद रहे, कुवैत याद रहे ना रहे, UAE याद रहे या ना रहे, सऊदी अरब याद रहे ना रहे, लेकिन ये तो याद रहे ना कि इराक और ईरान नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है FTSS। ये क्या है? फायर डिटेक्शन एंड सुपरविजन सिस्टम। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है हमें। ठीक, फिर आता है FCRA रूल। क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये देखो रेयर होता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी आप देख लो बस, बाकी ज़रूरी नहीं है कि जो विदेशों से जो चंदा आता है ना, उसको किस तरीके से कोई व्यक्ति ले सकता है, नहीं ले सकता। मान लो आप फ्यूचर में NGO की अगर आपने शुरुआत की और इस उद्देश्य से आप NGO की शुरुआत कर रहे हैं कि आप बाहरी लोगों को इंडिया के गरीब बच्चों की फ़ोटो पिक्स क्लिक करके भेजेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप इसको देख सकते हैं। कोई भी किसान, स्टूडेंट्स, धार्मिक व अन्य संघ जो सीधे सीधे किसी राजनीतिक पार्टी से अलाइन नहीं हैं, वो विदेशी चंदा प्राप्त कर सकती है। मतलब कि अगर आप एक किसान परिवार से आते हैं, आप एक छात्र हैं, अगर आपकी कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी है, आप किसी पार्टी से संबद्ध नहीं हैं, तो आप फॉरेन चंदा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों को मनाही होती, मतलब पॉलिटिकल पार्टी कभी भी फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि केजरीवाल साहब को भारत सरकार के द्वारा इसी चीज़ का नोटिस गया था कि आपने विदेशों से फंडिंग ली है। क्लियर? तो वो एक अलग रीजन हो जाता है, क्यों था वो काफ़ी डेप्थ की चीज़ है, तो कभी हमें टाइम मिलेगा तो आपको बताएंगे उस पर कि केजरीवाल साहब की जो पार्टी का जो बैकग्राउंड था वो वास्तव में अन्ना हज़ारे के मूवमेंट से जुड़ा था, और अन्ना हज़ारे के मूवमेंट में जो फंडिंग आ रही थी वो फॉरेन फंडिंग थी। क्लियर? तो वो पढ़ाएंगे कभी, ये NGO की बातें होती हैं। कोई भी संगठन जो खुद को FCRA के तहत रजिस्टर्ड करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो कम से कम 3 वर्ष से काम कर रही हो, साथ ही उसने सामाजिक क्षेत्र में काम किया हो, 15 लाख रुपए खर्च किए हों किसी भी रूप में, तब अनुमति मिलेगी FCRA के तहत। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं याद रखना है। कुछ अपवाद हैं, जैसे कोई व्यक्ति केंद्र सरकार व राज्य सरकार का रन कर रहा हो, अगर कोई व्यक्ति NGO को पैसा देता है तो वो लेटर ऑफ कमिटमेंट भेजेगा कि कितना पैसा वो दे रहा है, किस उद्देश्य से दे रहा है। ठीक है, FCRA के अंतर्गत सभी एसोसिएशन, ग्रुप्स, NGO पर एप्लीकेबल हैं, कुछ प्रतिबंधित हैं। कोई लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जजेस व मीडिया पर्सन पैसे नहीं ले सकते। और आपको जानकर दुविधा होगी या दुख होगा कि सबसे ज़्यादा जो NGO को फंडिंग मिलती है विदेशी चंदा, वो इन्हीं सबको मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। आप में से जब आप लोग IFS बनेंगे ना, तो आपसे यही सारे काम करवाएंगे। वहाँ के जो बड़े बड़े लुटेरे टाइप के लोग होते हैं ना, डॉन वगैरह, वो लोग कि ये काम करो, मेरा ये 250 ग्राम सोना आप यहाँ से इंडिया में वो कर दो। ठीक है, आप सोचोगे 250 ग्राम तो कह रहा है, बहुत होता है 250 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम शायद इस समय 35,000 है कीमत। रेगुलेशन ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर, आपसे नहीं पूछेगा ये क्या होता है, आपको नहीं याद रखना है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप, इस पर एक क्वेश्चन ये बस बनेगा स्वर्ण जयंती फेलोशिप के बारे में कि इसे 2014 में लॉन्च किया गया।
तो गलत हो जाएगा। ठीक, इतना बस आपको यहाँ पे याद रखना है। काफ़ी पुरानी स्कीम है, विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। 15th ईयर आज़ादी के समय 25,000 पर मंथ फेलोशिप और 5 लाख पर ईयर रिसर्च ग्रांट दी जाती है। डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक के अंतर्गत आती है। साइंटिस्ट स्पेसिफिक होती है, सर्व के द्वारा आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर, सिंपल सा मतलब ये है कि साइंस की फील्ड में इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को इनकलकेट करने के लिए, नए नए इंक्यूबेटर्स या एंटरप्रेन्योरशिप को तैयार करने के लिए इस प्रकार की फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाती है। फेलोशिप का मतलब छात्रवृत्ति। ठीक है, चलिए अब आता है QR सैम। देखो यहाँ पे एक बात बता दूँ, जब भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा ना, जैसे ये क्या लिखा है QRSAM, सैम लिखा है, हमेशा आपको सैम कई बार नाम मिलता है। सैम का मतलब ये होता है सरफेस एयर मिसाइल। क्लियर, ये हमेशा याद रखना, हमेशा। जैसे ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, फिर आपको एक मिसाइल और मिलेगी, ये QR सैम हो गया। ठीक है, आपको मिलेगी एक MPTGM, ठीक है, मैन पोर्टेबल टारगेटेड गन मशीन। समझ गए? तो ये फार्मूले पता होंगे तो आप फिर क्वेश्चन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो QRSAM क्या है? पूरा नाम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, DRDO के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये इंडिया की है, ठीक है, और स्वदेशी है। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। बिरसा मुंडा क्या है? इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झारखंड के हैं। अब कुछ लोगों को तो बड़ी खुशी होती होगी कि बताओ झारखंड के हैं, अपने ही घर के हैं। मतलब होता है ना कि कहीं पे नाम आ जाए। जैसे पिछले पार्ट हम पढ़ रहे थे तो उसमें काफ़ी बार नाम आया था राजस्थान का, तो राजस्थान वाले बच्चे बड़े ज़्यादा खुश हो गए। MP का हम पढ़ रहे थे नेशनल पार्क का, तो MP वाले बच्चे खुश हो गए। जम्मू कश्मीर का हमने पढ़ा करेवा को लेकर, वो खुश हो गए। पश्चिम बंगाल का, मतलब उस समय फीलिंग आ जाती है कि अरे ये तो अपना गांव है, अपना शहर है, ठीक है। और जबकि कभी भी अपने शहर में जाकर अपने शहर की तारीफ नहीं करेंगे, हमेशा उसकी बुराई ही करेंगे। लेकिन इस जगह पे उनके अंदर क्षेत्रवाद उमड़ आता है। कोई बात नहीं, आना भी चाहिए। इन्हें धरती अब्बा या अर्थ फादर के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान महान हलचल इनके आंदोलन की थीम थी। UPSC ने इसी वर्ष क्वेश्चन पूछा है, उलगुलान का संबंध किससे था? तो मुंडा विद्रोह से था। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए। छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 के अंतर्गत खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया था। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हालांकि मॉडर्न इंडिया में आपको सबल्टन जो हिस्टोरियंस होते हैं, वास्तव में आदिवासी जो मूवमेंट लिखी गई है ना, वो सबल्टन अप्रोच से प्रेरित है। और अगर आपको सबल्टन विचारधारा पता है, जैसे आप में से कई सारे बच्चों को मार्क्सवादी विचारधारा पता होगी, समाजवादी पता होगी, राष्ट्रवादी पता होगी और साम्राज्यवादी पता होगी, तो उसी तरह से सबल्टन है। सबल्टन में सुमित सरकार आते हैं और भी कई सारे हिस्टोरियन आते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो अभी यहाँ पे करना नहीं, वो हिस्ट्री ऑप्शनल का पार्ट है, वहाँ पढ़ाएंगे। CM क्या होता है? नहीं पढ़ना है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। RCEP UPSC 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है? मेंबर को लेकर एक बार क्वेश्चन पूछा है, दूसरा नेगोशिएशन को लेकर पूछा है। अब नहीं पूछेगा क्योंकि अब इंडिया इसका मेंबर है ही नहीं। ठीक है, तो याद नहीं करना है। फिर क्या है? त्रिस्टन दा चूना, ये क्या है? त्रिस्टन दा चूना, ठीक है, क्यूना एक तरीके का। अटलांटिक ओशियन में है। UK की ओवरसीज ट्रीटी है साउथ अटलांटिक ओशियन में। UK ने ब्लू बेल्ट प्रोग्राम में इसे डाला है। तो ये देख लेते हैं त्रिस्टन दा कुना क्या है। तो एक बार इसकी लोकेशन देखते हैं तभी समझ में आएगा कि वास्तव में है क्या ये ट्रिस्टन दा कुना। हाँ, ये देखो सेंट हेलिना में है। अच्छा, आइलैंड है, ये देखो रिमोट ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड साउथ अटलांटिक। ठीक है, तो ये किसका है? वाओ, दृश्य तो बड़ा अच्छा है भाई, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ट्रिस्टन डू कुना। ठीक है, ये ज्वालामुखी की मतलब एक तरीके के पीक है, क्वीन मैरी पीक। ठीक, इसका नाम दिया गया। तो ये कहाँ पे है? आप देख रहे हैं ये अटलांटिक में है। ठीक, अटलांटिक ओशियन में, यानी कि यहाँ पे, ठीक, अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के बीच में। तो ये किसकी है? UK की टेरिटरी है। बस आपको इतना यहाँ पे याद रखना है, ठीक, और कुछ नहीं याद रखना है, पूछेगा नहीं। लोनार लेक व सूर सरोवर लेक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया दोनों को। ठीक है, लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है जो कि मेलाघाट टाइगर रिजर्व के पास है।
यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। लोनार कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की दूसरी रामसर साइट है नंदौर महादेश्वर बर्ड सेंचुरी के बाद, ठीक। सूर सरोवर लेक, इसे कीथम लेक भी कहते हैं, यमुना नदी आगरा और यूपी में है। रामसर कन्वेंशन 1971, मॉन्ट्रियल सिकार्ड के अंतर्गत हमारे यहाँ भी 2 साइट्स हैं। एक तो है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान की और दूसरी लोकाटक झील मणिपुर की। इन सबकी लोकेशन हम एक बार देख लेते हैं, क्लियर, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो एक बार हम आपको दिखाते हैं पहले क्या, लोनार लेक, क्लियर, लोनार, ये देखो ये लोनार लेक है महाराष्ट्र की। इसकी खास बात जानते हो क्या है इस लोनार लेक की? इस लोनार लेक की खास बात ये है कि ये एक किससे बनी है बताइए, एस्ट्रॉयड से, क्लियर। एक उल्का पिंड आके यहाँ पे गिरा था, उसी से लोनार लेक बनी है, ठीक है। तो ये नेचुरल है एक तरीके का, आप समझ सकते हो। ऊपर से आके गिरा तो खड्डा हो गया, उसी में पानी भर जाता है तो लोनार बन गई। अभी लॉकडाउन के टाइम पे चर्चा में रही क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया था, समझ गए। लोनार हमने आपको दिखा दिया। अब हम आपको क्या दिखाएं, मेलाघाट। ये आपको दिख रहा है ना कि ये महाराष्ट्र का ही है, ठीक है। मेलाघाट टाइगर रिजर्व, ये देखो आपका यहाँ पे मिल गया मेलाघाट टाइगर रिजर्व, क्लियर। ये भी देखिए महाराष्ट्र में है, ठीक। तो इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या दिखाएं, केवलादेव, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है केवलादेव। एक मिनट, ये क्या लिख दिया, केवलादेव, हाँ ये देखो भरतपुर में है राजस्थान में, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हो भरतपुर बर्ड सेंचुरी के पास में ही है, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क, घाना बर्ड सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, बाकी इसमें आपको ज़्यादा नहीं देखना है। फिर बात आती है क्या, लोकटक, लोकटक, ये देखो लोकटक है। देखो ये चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि आप एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो फिर बच्चे लोकटक को राजस्थान में समझ लेते हैं, मणिपुर को समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक। तो ये लोकटक लेक है, आप देख लिए। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है जानते हो, लोकटक लेक क्यों इम्पोर्टेंट है बता सकता है कोई? यहाँ पे लोकटक लेक में ही क्या पाई जाती हैं, फुमडी पाई जाती हैं, क्लियर। फुमडी क्या होती है, ये देखो फुमडी आपको दिख रही हैं काफ़ी सारी। ये फुमडी एक तरीके की होती हैं, एक मिनट, जैसे होता है ना कि आप लोग कभी भी तालाब वगैरह में देखते हो कि काई बन जाती है या छोटे छोटे बीच में मिट्टी के ढेले आ जाते हैं या ज़मीन आ जाती है, तो वही ये फुमडी है। और यहीं पे हिरण पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिरण है, संगाई हिरण वगैरह, ठीक है। और मणिपुर का फेमस भी है, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है लोकेशन, ठीक। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पे है, समझ गए। केवला देखो, केवलादेव और केबुल लामजाओ दोनों में डिफरेंस है, समझ गए, तो कंफ्यूज मत होना। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर में, ठीक। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई हैं, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अब हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल क्या है। ये हमने सब कुछ बता दिया। सूर सरोवर अच्छा आपको नहीं बताया, मतलब बच्चे सोच रहे होंगे बताओ मास्टर इतना सब कुछ दिखा दिए, सूर सरोवर तो एक बार दिखा दो। तो लो भाई आप कह रहे हो तो सूर सरोवर भी हम आपको दिखा देते हैं, सरोवर, ठीक है। ये देखो सूर मतलब ये सूर सरोवर जानते हो किसका, सूर सागर वाला, पढ़ते हो ना भक्ति आंदोलन में सूरदास को लेकर। तो ये सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, क्लियर। शिव देवी हॉस्पिटल के पास में, आपको जाना हो तो आप जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे शिव देवी हॉस्पिटल के पास में, ठीक। ये देखो यमुना रिवर है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये यमुना रिवर है, टहलती हुई ऐसे जा रही है, ठीक है। चलो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं अपने आर्टिकल की ओर। लोनार लेक हो गई, ये भी हमारा हो गया, सूर सागर भी हो गया। अब आता है टेक्निकल रेसेशन। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा टेक्निकल रेसेशन क्या है, कैसे आया, कुछ नहीं पूछेगा। एरियल स्पेस मिशन, बस इतना याद रखो, एरियल स्पेस मिशन किसका है, किससे संबंध है। एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे, सिंपल सा मतलब है कि वातावरण में एक्सोप्लैनेट से आने वाले इंफ्रारेड का अध्ययन करने के लिए ये मिशन बनाया गया है।
ESA का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज एक्सो प्लैनेट। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एक्सो प्लैनेट का क्या मतलब होता है, वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट ना होकर किसी अन्य सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं एक्सो प्लैनेट। सिंपल सी बात ऐसे समझो कि वो बच्चे जो हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़े ना होकर किसी अन्य कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं और हमारे यहाँ के नोट्स को चुरा चुरा कर ले जाते हैं वो बच्चे कहलाते हैं एक्सो प्लैनेट। क्लियर, ऐसे समझा करो। कोई भी चीज़ हो, जैसे आपके दोस्त हैं सपोज करो, ठीक है, तो आपके दोस्त मान लीजिए आप किससे भी दोस्ती रखे हैं और आपके दुश्मन से भी दोस्ती रखते हैं, क्या करते हैं, जितनी देर आपसे मिलते हैं उतनी देर तो आपसे मिलते हैं, आपसे मिलने के बाद जाके दूसरी सहेली से जाके आपकी चुगलियां करते हैं, ठीक, तो वो किसके एक्सो प्लैनेट हुए, उस चुगली करने वाली सहेली के। क्लियर, यानी कि चुगली सुनने वाली सहेली के, तो सब एक्सो प्लैनेट कहलाते हैं। अब आपको जब भी कोई आपकी दोस्त मिले, कोई सहेली मिले और किसी का सहेला मिले, मतलब दोस्त मिले, लड़का बॉय, ठीक है, तो उसको एक्सो प्लैनेट की ही संज्ञा दिया करो। आप लोग क्या किया करो ना, लोगों के नाम ऐसे ही रखा करो कि तुम एक एक्सो प्लैनेट हो। क्लियर, तुम एक सरफेस टू एयर मिसाइल हो। तो ऐसे बच्चों को याद रहे, आपको कॉमेडी भी लगेगी कभी कभी कि अच्छा उसका फ़ोन आ गया, इसका फ़ोन आ गया, एक्सो प्लैनेट का फ़ोन आया है, तो कितना अच्छा लगेगा। खैर, नहीं याद रखना है। आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर महाराज की जय हो। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है जैन धर्म। इस बार यूपीएससी आप ये मान कर चलिए 2021 में जैन धर्म से संबद्ध एक क्वेश्चन पूछेगी। हमने आर्ट एंड कल्चर में तो लगभग जैन धर्म कवर कराया है, बट हम आपको जब एंसेंट इंडिया पढ़ाएंगे उसमें भी हम आपको जैन धर्म को काफ़ी डेप्थ में पढ़ाएंगे। क्लियर, तो टेंशन नहीं लेना है। ब्रिक्स समिट आपसे नहीं पूछेगा, ब्रिक्स समिट कब हुआ, क्या नहीं हुआ, थीम क्या थी, इम्पॉर्टेंट क्या है। 5 देशों में शुरू में 4 थे, अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया, मतलब 5 देशों का संगठन है। नाम से ही समझ में आ रहा, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। क्लियर, यानी कि पाकिस्तान है क्या, नहीं है। तो ब्रिक्स और सार्क में कंफ्यूज मत होना। रोटेशनल बेस में चेयरमैन मिलती, मतलब पहले ब्राज़ील को मिली, फिर रसिया को मिली, फिर इंडिया को मिली, फिर चाइना को, फिर साउथ अफ्रीका को। पहला समिट 2009 में रसिया में हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसी का गठन हुआ। अब आप बता दो, इतनी बार करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को किस डिक्लेरेशन के अंतर्गत गठित किया गया, तो आपको पता है फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। 3.6 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये कुछ भी नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है। ईस्ट एशिया समिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एशिया समिट ऑलरेडी हमने इसको आपको करा दिया है प्रीवियस पार्ट में, बट यहाँ पे काफ़ी स्पीड मोड में करा देते हैं। 2005 में गठन हुआ था। 18 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, 10 आसियान के हैं, 5 आरसीपी के, 3 अदर हैं। 3 अदर कौन, इंडिया, रसिया और अमेरिका, यूएसए। ठीक है, 5 आरसीपी के क्यों, क्योंकि इंडिया इससे आउट हो गया है। पहले क्या होता था, 6 आरसीपी प्लस 2 अदर। ठीक, 10 आसियान के कंट्री कौन हैं, हम दिखा देते हैं अभी। भारत इसका संस्थापक सदस्य, ये बात याद रखनी है। क्यों, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है। ईस्ट एशिया समिट का है, लेकिन एपेक का मेंबर नहीं है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। ठीक, तो देख लेते हैं क्या है। सदस्य क्या है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम। ये तो हो गए 10 के 10 आसियान के कंट्री। फिर आते हैं आरसीपी के मेंबर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है एक बार कि निम्न में से आरसीपी का मेंबर कौन सा है। 2018 के पेपर में आया है क्वेश्चन, खैर अब तो नहीं पूछेगा। बाकी जो 3 हैं वो हैं रसिया और यूएसए और इंडिया। क्लियर, तो इतना आपको याद रखना है। किन एरिया पे फोकस करता है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी देख लो, यूपीएससी है, क्योंकि ईस्ट एशिया समिट पे बेसिक पे तो क्वेश्चन आ गया है, तो हो सकता है सेक्टर पे पूछ लें, तो इसलिए सेक्टर भी आप एक बार देख लीजिए। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी पे काम करता है, एजुकेशन पे, फाइनेंस पे, ग्लोबल हेल्थ इशूज़ एंड पेंडेमिक डिजीज़ पे, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट पे और आसियान कनेक्टिविटी पे। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। चेयरमैनशिप केवल आसियान के सदस्य देशों को ही मिलेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे ना, ईस्ट एशिया समिट के बारे में बताइए, और आपको कैसे ऑप्शन देगा, ऐसे ऑप्शन देगा कि इंडिया इसका मेंबर है, तो बिल्कुल सही बात है।
इसमें 18 मेंबर कंट्री हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें चेयरमैनशिप जो होती है केवल आसियान के सदस्य देशों को मिलती है, मतलब उन 10 लोगों को ही चेयरमैन मिलती है, यानी कि इंडिया को नहीं मिल सकती, रसिया को भी नहीं मिल सकती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्या आती है, आसियान के समिट के बाद इसका समिट होता है, दोनों को उस वर्ष का चेयरमैन सेम होता है। यहाँ पे देखो एक लाइन ये गलत है, चेयरमैन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ जैसे चेयरमैनशिप है ना, ये गलत हो जाता है। चेयरमैन की जगह हमेशा चेयरपर्सन वर्ड यूज किया करिए। वही होता है ना, मैन जब हम वर्ड यूज करते हैं तो एक तरीके का लैंगिक भेदभाव दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है। और यूपीएससी आजकल क्वेश्चन भी ऐसे पूछती है, ऐसे पूछा है कि पितृसत्तावाद की समाप्ति के बावजूद भी उसके छोटे छोटे इनपुट आज भी देखने को मिलते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने उसको डिस्कस भी कर लिया और काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ऐसे राइटिंग की सीरीज को देखिए, वहाँ पे पार्ट 9 हमने 9 या 10 शायद उसको डिस्कस किया, सेकेंड ऐसे हमने डिस्कस किया है। तो आप देखिएगा 54% कुछ नहीं पूछेगा। फिर आता है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट क्या है। संसद का सत्र इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुला सकते हैं। भारत में 3 सत्र होते हैं, वैसे 2 सत्रों की बात की जाती है कि एक सदन का दूसरे सदन से मिलने का समय 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा का ना हो, कि ऐसा ना हो कि 7 महीने बाद कोई मीटिंग करने आ रहा। बट इंडिया में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन से, शीत, ग्रीष्म और बजट। क्लियर, तो बाकी इसमें कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है क्या, यूएन पीस कीपिंग। यूएन पीस कीपिंग आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, इसमें कौन कौन है कुछ नहीं पूछेगा, पढ़ना ही नहीं है इसमें। ये देखो फालतू के क्वेश्चन होते हैं, बच्चे सोचते हैं इसको हम पढ़ें तो मज़ा आएगा, कुछ भी नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आ जाती है ये लाइन कि ब्लू हेलमेट किसे कहा जाता है, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को। क्यों, क्योंकि इन ये जो फोर्स होती है ना, इनका जो हेलमेट होता है सर पे बांधने वाला, वो ब्लू कलर का होता है। जैसे इंजीनियर्स का आप देखे होगे ना, येलो कलर का होता है, तो उनको येलो बोल सकते हो, येलो हेलमेट, तो इनको आप ब्लू हेलमेट बोलो। फिर आता है एडिशनल जजेस हेड, एससी मतलब एडिशनल जज की नियुक्ति की जाए हाई कोर्ट में, कौन करेगा। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या घुमाता है कि जो हाई कोर्ट के एडिशनल जज हैं, मतलब अतिरिक्त जजों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, तो नहीं भाई साहब, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। 2 वर्ष से अधिक समय के लिए लेकिन नहीं हो सकता, उससे कम के लिए हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। आर्टिकल 32, इसमें बस इतना याद रखना है कि अंबेडकर साहब ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा है। और एक बात बताइए, प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है, याद है ना, डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने। क्लियर, जो उस समय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे। चलिए, मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 5 रिटें जारी की जाती हैं। 5 रिटें कौन कौन सी आपको पता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, उत्प्रेषण, और बताइए क्या है, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, और एक और है आपकी, याद करिए क्या आया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, फिर आपका क्या है, अधिकार परीक्षा हो गया, और यहाँ पे एक और लाइन आएगी, क्या नाम है बताइए उसका। 5 रेट होती हैं हमारी, मेरे दिमाग से भी निकल गया क्योंकि इंग्लिश में दिमाग में है, हिंदी में निकल गया। चलिए अभी बता देंगे अगर आ जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध है, और उत्प्रेक्षा है आपका, परमादेश, हाँ परमादेश। ठीक है, तो ये आपकी चलिए क्लियर हो गई 5। ठीक है, तो आता है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, रिजर्वेशन इनोवेशन हब नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना। हाँ इंपॉर्टेंट ये है गोपाल कृष्ण समिति, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रही गोपाल कृष्ण समिति का संबंध किससे है, नॉन पर्सनल डाटा से संबंधित है। हालांकि इसको हम आपको कवर कराएंगे, बट यहाँ पे आप देख लोगे तो अच्छी बात है, वहाँ रिवाइज हो जाएगा। तो गोपाल कृष्ण समिति नॉन पर्सनल डाटा से संबंधित है। फिर आता है ब्रू ट्राइब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई तरीके से। एक तो ब्रू ट्राइब, इसे रियांग के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम में मिलती है। होजागिरी डांस वास्तव में त्रिपुरा का है और ये ब्रू ट्राइब के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है। तो एक तो क्वेश्चन होजागिरी डांस पे आएगा, दूसरा ब्रू ट्राइब पे आएगा, तीसरा त्रिपुरा पे आएगा। ठीक है, त्रिपुरा पीवीटीजी में भी शामिल है। अब एक बात और बताइए, क्या त्रिपुरा से कर्क रेखा होकर गुजरती है?
तो बिल्कुल सही बात है कि त्रिपुरा से कर्क रेखा होकर गुजरती है। दूसरा एक और क्वेश्चन बताइए त्रिपुरा को लेकर कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, 3 देशों से घिरा होना अलग है, एक ही देश के द्वारा 3 ओर से घिरा होना अलग बात है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए अगला आता है अथिरापल्ली हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आपसे नहीं पूछेगा, हमें नहीं याद रखना है, इम्पॉर्टेंट बस इतना है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ का है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल का है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, हमें नहीं याद रखना है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि टीबी का जो रोग होता है तपेदिक, जिसको हिंदी में शायद हाँ तपेदिक ही बोलते हैं, वो किससे होता है? तो पहला क्वेश्चन ये बोलेगा कि ट्यूबरक्लोसिस वायरस से होता है, तो नहीं, ये बैक्टीरिया से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। दूसरा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है एयर के माध्यम से, ट्रीटेबल है, मतलब संभव है, इसे आप इलाज करा सकते हैं, 6 मंथ का कोर्स होता है इसमें। ठीक है, बेडा क्लीन व डेलामाइन दवा इसके लिए उपयोग में लाई जाती हैं। MDR टीबी और XDR टीबी का इसमें उपयोग होता है। आपको पता होना चाहिए, आप लोग हमेशा एक एग्जांपल, एक एडवर्टाइज सुनते होंगे, राहुल द्रविड़ की आती है डॉट्स, पक्के इलाज का पक्का वादा, हमेशा राहुल द्रविड़ बोलते हैं ना। तो डॉट्स एक तरीके की डूडा की संस्था है गवर्नमेंट की, ये लगभग अपने एक पेशेंट को 7 से 8 लाख रुपए की फ्री में दवा ट्रीटेबल कराती है। गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम को अगर आप कहें तो यही है। ठीक है, ये आपको फ्री में आप दवा प्रोवाइड कराएगी जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है कि आप अगर दवा लेने नहीं जाते हैं तो वो डॉक्टर के ऊपर आफत आ गिरती है, डॉक्टर आपको घर में फिर दवा देने आएगा। समझ गए? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंटों से मैं काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। डॉक्टर खुद बोलता था कि भाई साहब आप तो मेरी मतलब पूरी की पूरी जॉब ही ले डालेंगे, अगर सरकार को पता चला कि आप दवा ही नहीं खा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। ठीक, तो MDR टीबी इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेडा क्लीन व डेलामाइन का संबंध क्या डायरिया के इलाज से है? तो नहीं, डायरिया से कौन है? रोटा वायरस। और ये दोनों क्यों चर्चा में रही दवाइयाँ? अभी कोविड-19 में इनको भी यूज किया गया है। ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। दुनिया का डेडलिस्ट इन्फेक्शन डिजीज़ है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें इसी से होती हैं। खैर अब तो आपको कोरोना ही देख रहे हो। भारत 2025 तक एलिमिनेट करने की बात कर रहा है और WHO 2030 तक। निश्चय इकोसिस्टम या निश्चय पोषण टीबी से ही संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा निश्चय पोषण या निश्चय इकोसिस्टम इनिशिएटिव किससे संबंध है? टीबी से। इसमें होता क्या है, निश्चय पोषण में क्या होता है कि जो आंगनबाड़ी होती हैं उनसे कहा जाता है कि आप टीबी पेशेंट को जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो अनाज वगैरह होते हैं, जैसे आप देखते हो कि वहाँ से पंजीरी मिलती है या मक्के का आटा वगैरह मिलता है, तो वो आप उनको प्रोवाइड कीजिए। निश्चय इकोसिस्टम में क्या होता है कि इन पर्सन्स को 700 से 800 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, ताकि वो अपने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखें। देखो वास्तव में टीबी किससे होता है? टीबी होता है कमजोरी से। कमजोरी का मतलब कि अगर आप खाना नहीं खाते हैं, आपके अंदर बॉडी में अगर वीकनेस आ जाएगी तो सुबह सुबह आपके मुंह से कफ निकलेगा, उससे टीबी होता है। ठीक है, और टीबी का इलाज, अगर आपकी बॉडी में अच्छे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, तो टीबी का इलाज संभव है, और टीबी से लोगों की मौत भी हो जाती है। सक्षम प्रोजेक्ट किस द्वारा टीबी के लिए है? आपसे नहीं पूछेगा। सक्षम देखो जो प्रोजेक्ट है ना, ये टीबी के लिए भी है, और एक और है सक्षम प्रोजेक्ट, वो किससे संबंधित है? दिव्यांगों के लिए। और एक और है सक्षम, वो किससे संबंधित है? बायोफ्यूल्स के लिए। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा है। चपारे वायरस इबोला की तरह वायरस होता है, मानव से मानव संक्रमित होता है। ये हेमोग्राफिक फीवर जनरेट करता है जो काफ़ी पेनफुल होता है। बोलीविया के चपेरे क्षेत्र में चूहे से फैलाते हैं, मतलब चूहों को भी चैन नहीं है। ठीक है, ओनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ बॉडली फ्लूइड्स, मतलब जो पस होता है ना इंसान की बॉडी के अंदर, अगर उससे डायरेक्ट संपर्क में आता है, मतलब पस को अगर चूहे टच कर लें तो वो फैलता है। अब इम्पॉर्टेंट है बोलीविया और बोलीविया का चपेरे रीजन, तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, आपने प्रीवियस पार्ट में एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा था ना
क्या पड़ा था बताइए? चपौरी रीजन कहाँ पे? असम में पड़ा था, है ना। तो वैसा ही ये भी है बोलीविया में। तो आप ऐसे देखिए बोलीविया की लोकेशन आपको कहाँ मिली? ये जर्मनी है आपका, ये नीदरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन। क्लियर। बोलीविया आपका कहाँ पे है? ये है आपका बुल्गारिया, ठीक है। और आपका यहाँ पे स्लोवाकिया है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है। आप बताइए बोलीविया कहाँ मिलेगा? यूरोप में? नहीं भाई, आपको बोलीविया मिलेगा यहाँ पे। कहाँ पे? नॉर्थ साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये देखो, ये आपका है बोलीविया। क्लियर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है। क्लियर। अब इसमें हम आपको क्या दिखाएं? चपारे रीजन, ठीक है। तो एक मिनट हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे चपारे रीजन, चपारे, ये देखो चपारे रीजन। चपारे आल्सो कॉल्ड द चपारे एंड प्रोनाउंस द चापारे इज अ रूरल प्रोविंस इन द नॉर्दर्न रीजन। क्लियर। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि चपारे रीजन कहाँ का है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं। अच्छा दूसरा एक बताइए, आपने एक और रीजन पढ़ा था, कल ही पढ़ा था। क्या रीजन पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था बताइए? टिग्रे रीजन। क्लियर। कहाँ का था टिग्रे रीजन? बताइए, आपने पढ़ा था ना, टिग्रे वहाँ का था, सूडान का। यहाँ पे एक मिनट में आपको फिर से दिखा देता हूँ टिग्रे। ये देखें, इथोपिया का, सॉरी सूडान का मैं कह रहा हूँ, ये इथोपिया रीजन का था। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि इथोपिया रीजन का था ये आपका टिग्रे, ठीक है। सूडान हमने अच्छा फिर क्यों पढ़ा था? सूडान हमने इसलिए पढ़ा था, क्यों पढ़ा था बताइए? क्योंकि सूडान की जो लोकेशन थी वो रेड सी को लेकर थी। और दूसरा हमने सूडान इसलिए भी पढ़ा था क्योंकि ओपेक कंट्री हम पढ़ रहे थे। क्लियर। तो इसलिए हमने सूडान को देखा था, समझ गए। और हमने ये भी देखा था कि सूडान से इक्वेटर होकर नहीं गुजरती, ना ही कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्लियर। तो ये बातें इसलिए हमने सूडान में पढ़ी थी। वही मैं सोचूं सूडान हमें याद क्यों आ रहा है। सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है, सिंपल सी बात है कि जब बॉडी टच में आएगी, कांटेक्ट होगा डायरेक्टली, तो सिंपल सी बात है फैलेगा ही, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हालांकि क्वेश्चन इसमें पूछेगा ही नहीं, बट आपको चपेरे रीजन पता होना चाहिए। परम सिद्धि एवं मिहिर हमने पिछली बार क्या क्या पढ़ा था बताइए? पिछली बार हमने प्रत्यूष को पढ़ा था। क्लियर। तो वो क्या थे? सुपर कंप्यूटर थे। तो वैसे ही परम सिद्धि व मिहिर हैं, ये भी दो सुपर कंप्यूटर हैं। टॉप 500 में शामिल करने की बात आ रही, आपसे इसमें कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो याद रखने की ज़रूरत है नहीं। चाइना का एक है सुपर कंप्यूटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तिहाऊ लाइट। तो तिहाऊ लाइट आपसे हाल ही में पूछेगा, ऐसे ही हाल ही में चर्चा में रहा तिहाऊ लाइट क्या है। ये चाइना का एक सेटेलाइट है, ये सुपर कंप्यूटर है, तो आप बता सकते हो सुपर कंप्यूटर है। फिर आता है सीडेक। सीडेक क्या है? पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, मतलब इंडिया में कंप्यूटिंग मैनेजमेंट या साइबर क्राइम से निपटने के लिए बॉडी है। मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडिया की ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी के अंतर्गत है। स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का प्रोग्राम इसी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। टीम हेलो इनिशिएटिव आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि टीम हेलो इनिशिएटिव क्या है, सॉरी हेलो नहीं है, इटलो है, ठीक है। टीम इटलो इनिशिएटिव क्या है? पर्पस है यूएन का कि कोविड-19 की वैक्सीन की अफवाहों को दूर किया जा सके, कि दवा बन गई है, हाँ ये दवा अच्छी है, आपसे पूछेगा नहीं, तो नहीं देखना है। गुलियन बैरे सिंड्रोम आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि गुलियन बैरे सिंड्रोम क्या है, ठीक है, तो नहीं याद रखना है। ग्लोबल स्ट्रेटजी टू एक्सीलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्विकल कैंसर। देखो यूपीएससी आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि सर्विकल कैंसर के बारे में आप बताइए कि क्या स्ट्रेटजी है, बट ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि नॉर्मल लाइफ जीने वाली जो युवतियां हैं या जो युवक हैं उनसे संबंधित है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं चल पाता है और वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए बस आप इसको बेसिक जानकारी के लिए पढ़िए। करंट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, ख़ासतौर पर बीबीसी की विगत कुछ वर्षों की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर सर्विकल कैंसर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि महिलाओं में होने वाला एक कैंसर है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पाया जाता है, मतलब अधिकांश महिलाओं में ये चीज़ पाई जाती है, ठीक।
15 वर्ष तक की बच्चियों को दवा दी जाएगी, मतलब वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती है। सर्विक्स महिलाओं के यूट्रस में जो कि वेजिना का पार्ट होता है उसको बोला जाता है। क्लियर, यानी कि महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे इस तरीके का कैंसर हो जाता है। क्लियर। फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन ग्लोबली, कहने का मतलब वुमेन्स में जो कैंसर होते हैं 4 टाइप के कैंसर होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि वुमेन्स को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी एक उसी में शामिल कैंसर है। ठीक, 2018 में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं इंडिया में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बीबीसी में रिपोर्ट आई थी। ठीक, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो वैक्सीन है ह्यूमन पैपिलोमेयरिस वैक्सीन, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, अर्थात इसमें एक वैक्सीन यूज की जाती है लेकिन वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, तो इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि ये आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि इस पर क्वेश्चन आएगा, इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये अवेयरनेस कैंपेन की तरह आप इसको ले सकते हैं कि अच्छा इस तरीके से ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, बस बाकी केयर की जाए तो कोई बीमारी फिर नहीं होती है। बात आती है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? देखिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसमें याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हम आपको क्वेश्चन क्या आएगा वो ये आएगा कि 2021 की जनगणना का लोगो क्या है या थीम क्या है। तो अभी तो जनगणना रोक दी गई है। ठीक है, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना का लोगो क्या था, तो एक प्रगणिका शिक्षिका थी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में पढ़ाएंगे, जब जनगणना पढ़ाएंगे थोड़ा सा तो वहाँ पढ़ाएंगे। डुचेने मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या है? आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा ये क्या है। मस्कल्स मूवमेंट में हो जाती हैं, आपसे नहीं पूछेगा तो नहीं पढ़ना है। लड़कों को प्रभावित करती हैं, लड़कियों को कम, मतलब क्या है देख लेते हैं भाई क्या होता है। ये एक सीवियर टाइप ऑफ मस्कुलर डायस्ट्रोफी जिसमें मसल्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम, अच्छा मतलब जो बच्चे नहीं वहाँ जाते हैं मसल्स बनाने अपनी बॉडी बिल्डिंग, उनसे संबंधित है। हालांकि नहीं पढ़ना है, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। माइक्रोवेव वेपन्स क्या है? ये एक प्रकार का एनर्जी वेपन्स है जिसमें कुछ रेडिएशन फोकस करके डाली जाती है किसी भी टारगेट के ऊपर। सिंपल सी बात है, ये एक तरीके का जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं ना बाहर से, तो उन प्रोडक्ट को डिसइंफेक्ट करने वाला एक माइक्रोवेव रेडिएशन है। आपसे नहीं पूछेगा, ना ही आपको याद रखना है। ठीक, फिर क्या आता है इसमें? चाइना का, ये कुछ भी नहीं पूछेगा। चाइना का पोलियो एमबी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नहीं याद रखना है। तो इस तरीके से हमने अपने पार्ट 2 में, पार्ट 2 का मतलब नवंबर का पार्ट 2 और डे 7 में 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट आएगा जिसमें 21 नवंबर से लेके हम 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा ये पूरा माह का करंट कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में आया होगा कि करंट अफेयर्स को हमें कैसे पढ़ना है। साथ ही आपको कुछ बातें भी सुनने को मिली होंगी, कुछ अच्छे आइडिया भी आपको मिले होंगे, कुछ बातें बुरी भी लगी हुई होंगी, तो बुरी बातों के लिए खेद है, और बाकी अगर अच्छी लगी हैं तो उसके लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।